गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं उसका नाम है अल्टरनेटिंग करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन जहां खत्म होता है वहां से एसी चालू होता है, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से ही एसी पैदा होता है। तो पहले तो अपन ये पता करें कि एसी होता क्या है, और दूसरी चीज अपन ये पता करें कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में से एसी बना कैसे। तो एसी की डेफिनेशन मेरे पीछे लिखी हुई है, एसी इज ए करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस पीरियोडिकली। एसी एक ऐसा करंट है जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन समय के साथ बदलता है। तो पहले तो मैं तुम्हें ये बता दूं कि जो प्लग होता है, 3 पिन प्लग होता है ना, तो वो जो प्लग है, ये कोई सा भी प्लग अगर अपन बात करें यहाँ पे, तो वो प्लग जो है वो एसी में लगता है। ठीक है, जैसे अगर मैं इसको बोलूं कि ये प्लग है, तो ये वाला जो प्लग है ना, ये एसी का प्लग है। और जो बैटरी और सेल की अपन बात करते हैं, जैसे ये अपन बैटरी की बात करते हैं, इस वाली बैटरी है, या फिर सेल बोलो, कौन सा सेल, पेंसिल सेल। ठीक है, तो ये जो पेंसिल सेल है, ये पेंसिल सेल डीसी प्रोड्यूस करता है, डायरेक्ट करंट। ये वाली बैटरी भी डीसी प्रोड्यूस करती है। लेकिन ये जो अपने घरों में आता है, जिसमें अपन प्लग में लगा देते हैं, ये अल्टरनेटिंग करंट है। अब इसमें होता क्या है, अल्टरनेटिंग करंट और इसमें अंतर क्या है, तो पहले थोड़ा प्रैक्टिकली समझें कि डीसी के अंदर ये निश्चित है कि एक सिरा प्लस है और एक सिरा माइनस। ठीक है, जैसे बैटरी है तो यहां पे देखो ध्यान से, दिखा है, इस पे प्लस दिख रहा है। ठीक है, और इस पे सब लिखा हुआ है मर्क्यूरी कैडमियम बैटरी है, 0% मर्क्यूरी कैडमियम बैटरी है, और इधर साइड प्लस लिखा है, और इसके पीछे क्या लिखा हुआ है, यहां पे लिखा माइनस। इसका मतलब एक सिरा प्लस एक सिरा माइनस डिफाइंड है। ये वाले सेल में देखें तो ये वाला जो सिरा होता है इस साइड, ये होता है माइनस, और इधर वाला जो होता है ये होता है प्लस। लेकिन इसके अंदर कोई प्लस माइनस डिफाइंड नहीं है। अब सबसे पहली चीज इसमें क्या है, ठीक है, इसमें क्या है, तो ये वाला जो लिखा हुआ, ये वाला जो है, ये तो है अर्थिंग, जो कि इसमें दिया नहीं है, प्लास्टिक का दिया हुआ है। अगर ये मेटल का होता है तो ये अर्थिंग होता है, और ये सबसे बड़ा होता है। सबसे बड़ा है और लंबा इसलिए होता है क्योंकि सबसे पहले ये अंदर जाए, उसके बाद ये दोनों जाए, क्योंकि अर्थिंग पहले चली जाएगी तो सेफ हो जाएगा। अगर करंट लीक भी हुआ ना तो अर्थिंग में से निकल जाएगा, नहीं तो मालूम पड़ा ये दोनों पहले चले गए, करंट लीक हो गया, अर्थिंग पहुंची नहीं वहां पे। इसलिए अर्थिंग को बड़ा कर दिया है ताकि ये सॉकेट में सीधे पहले अर्थिंग जाए, उसके बाद हम मेन करंट लगाए। अब ये जो दो होते हैं, इनमें से एक न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल का मतलब क्या, कि यदि तुम इसमें टेस्टर लगाओगे, क्या लगाओगे, टेस्टर, तो वो टेस्टर जो है वो चलेगा नहीं। ये टेस्टर है, ठीक है, इसमें डिजिटल टेस्टर है, ऐसा करंट वाला भी आता है। तो इसको अगर इसमें लगाओगे तो ये वाला जो है वो चलेगा नहीं, अगर प्लग में लगाएंगे तो। और एक में चलेगा, तो जिसमें चलेगा उसमें हम बोलेंगे करंट है, और जिसमें नहीं चल रहा उसमें करंट नहीं है, वो क्या है, न्यूट्रल। ठीक है, जबकि डीसी में ऐसा कुछ नहीं था। डीसी में क्या था, डीसी के अंदर एक प्लस था और एक माइनस था, उसमें कोई न्यूट्रल का चक्कर ही नहीं था। तो इसके अंदर यदि एक न्यूट्रल दे दिया तो जिसमें करंट है वो प्लस है कि माइनस है, एक तो न्यूट्रल हो गया, न्यूट्रल तो जीरो हो गया। अरे भाई एसी में एक तो न्यूट्रल हो गया तो दूसरा वाला प्लस है कि माइनस है, तो उसका आंसर है अल्टरनेट प्लस माइनस। इसका मतलब क्या है कि वो कभी प्लस हो जाता है, कभी माइनस हो जाता है। कभी का मतलब क्या, उसके मूड पे डिपेंड करता है क्या कि आज प्लस हो जाऊंगा या कल माइनस हो जाऊंगा, नहीं। पीरियोडिकली इट चेंजेस इट्स डायरेक्शन पीरियोडिकली, एक निश्चित समय के बाद। मान लो कि मैंने पीरियड निश्चित कर दिया 1 सेकेंड, तो 1 सेकेंड के बाद रिपीट होगा, आधा सेकंड, आधे सेकंड के बाद रिपीट होगा। ये डिपेंड करता है, और जितनी देर में एक बार, 1 सेकंड में जितनी बार बदलता है अपने आप को, उसको बोलते हैं एसी की फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो एसी में क्या हुआ, तो एसी के अंदर इस तरीके का स्विच यूज में लाते हैं, सॉकेट, जिसके अंदर से एक होता है न्यूट्रल, ये वाली तो है अर्थिंग जो कि बड़ी होती है, और ये वाले के अंदर होता है फेस। वैसे जनरली राइट हैंड जो रहता है ना उसमें करंट होता है, जनरली ये नियम ये है कि करंट इधर साइड होना चाहिए, इसको फेस बोलते हैं, ये न्यूट्रल होना चाहिए। यानी कि इलेक्ट्रिशियन को वायरिंग ऐसी करनी चाहिए कि राइट हैंड साइड वाला फेस हो जाए, ठीक है, उसमें करंट आए, लेफ्ट हैंड में ना आए। अब जो लेफ्ट हैंड है उसमें अगर अपन उंगली डाल भी देंगे तो करंट नहीं लगेगा, लेकिन डालना मत। ठीक है, क्यों, क्योंकि अगर इलेक्ट्रिशियन को ये पता नहीं कि लेफ्ट को फेस देना है कि राइट को, उधर साइड डाल के चला गया तो टेस्ट
टेस्टिंग नहीं कर पाओगे, मतलब कर भी ली टेस्टिंग तो बताने लायक नहीं रह जाओगे किसी को, ठीक है। तो इसलिए जो है हम टेस्टर की सहायता से पता कर लेंगे कि इन दोनों में से किस में करंट आ रहा है। एक में करंट आता है, एक में नहीं आता। अब जिसमें करंट नहीं आता वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब क्या हो गया, इट इज एट 0 वोल्ट। न्यूट्रल का मतलब क्या हो गया, 0 वोल्ट पे आ गया। तो ये जो न्यूट्रल है ये 0 वोल्ट पे है। अब जो दूसरा है फेस, ये वाला फेस, ये कितने वोल्ट पे है, तो जनरली इट इज एट 220 वोल्ट्स इन इंडिया, ठीक है। इंडिया के बोला कि दूसरे देशों में अलग अलग वोल्टेज रहता, तो इसको बोलते हैं भारत का वोल्टेज 220 वोल्ट है। और ये फेज है, ये खतरनाक है, इसलिए मैंने इसको लाल कलर से बना दिया, इसी में करंट है। अब क्या होता है कि ये थोड़ी देर तक प्लस चलता है, ठीक है। थोड़ी देर तक कैसा चलता है, प्लस चलता है, उसके बाद ये माइनस हो जाता है, फिर प्लस चलता है, फिर माइनस हो जाता है। ये अल्टरनेट प्लस माइनस होता रहता है। इस तरीके से एसी कम ज्यादा होता है, ठीक है। अब कम ज्यादा होता है तो उसकी वैल्यू भी कम ज्यादा होती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्लस और सिर्फ माइनस, वैल्यू भी 0 से लेके ऊपर तक जाती है, फिर नीचे आती है, फिर ऊपर जाती है, फिर नीचे आती है। इसका मतलब इसका डायरेक्शन तो बदल ही रहा है कि प्लस वाला हिस्सा माइनस वाला हिस्सा नीचे, ये तो हो ही रहा है। साथ में क्या हो रहा है, साथ में ये वैल्यू भी चेंज करता है। इसलिए इसमें क्या लिखा है डेफिनेशन में, एसी इज द करंट हुज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन चेंजेस विद टाइम। क्लियर हुई बात। जबकि जो डायरेक्ट करंट था, डीसी था, अभी तक अपन ने जितना पढ़ा सब डीसी ही पढ़ा है, आज से ही एसी चालू हुआ है। तो ये जो डायरेक्ट करंट था, इसमें ना तो डायरेक्शन बदलता है उसका करंट का, वो हमेशा प्लस से निकलेगा, और ना ही उसकी वैल्यू बदलेगी अनलेस बहुत ज्यादा इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट ना हो जाए। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस छोड़ दे तो उसकी वैल्यू कभी नहीं बदलेगी, ठीक। तो ये क्लियर हो गया आपको एसी और डीसी में अंतर। तो इसको आप नोट कर लें, सबसे पहले डेफिनेशन नोट कर लें, ठीक है, एसी की। चलिए देखें यहां पे, आगे देखें एसी और डीसी में क्या फर्क पड़ता है। तो मैं बता रहा था कि ये बना कैसे करंट, हमको डेफिनेशन तो समझ में आ गई कि हाँ उस समय के साथ बदलता रहता है। अब ये बना कैसे, सबसे पहली चीज है बना कैसे, प्रोडक्शन कैसे हुआ। तो इसके लिए अपने को जाना पड़ेगा पीछे, मतलब अकबर के जमाने में। अकबर के जमाने में पिछले चैप्टर में जाना पड़ेगा ईएमआई में। तो ईएमआई जो है उसके अंदर याद हो तो हमने ऐसा बोला था कि यदि मैग्नेटिक फील्ड में एक कॉइल को रख दें, उसमें करंट भेज दें, तो वो गोल घूमने की कोशिश करती है, ठीक है, उस पर टॉर्क लगने लगता है क्योंकि उसमें से फ्लक्स जाता है। तो हमने क्या बोला कि अगर हम मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रख दें, किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में किसी कॉइल को रख दें। मैग्नेटिक फील्ड किधर से किधर, नॉर्थ से साउथ की तरफ। इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लगा हुआ है, इसमें हमने कॉइल को रख दिया और हमने इसके अंदर करंट भेजा। करंट जब अपन ने इसमें भेजा तो इसके ऊपर एक टॉर्क क्रिएट हुआ और ये गोल घूमने लगा। ये था मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में हमने क्या बोला कि इसमें करंट मत भेजो, तुम क्या करो कि इसको गोल घुमाओ, सिर्फ यहां से इसको पकड़ो और इसको गोल घुमाओ, या हैंडल लगा लो इस तरीके से कुछ, और हैंडल लगाने के बाद इसको गोल घुमाओ ऐसे ऐसे। जब तुम गोल घुमाओगे तो इसके अंदर करंट बनने लगेगा। बोले क्यों बनने लगेगा, क्योंकि फैराडे ने बोला था। फैराडे ने क्या बोला कि किसी कॉइल से लिंक्ड फ्लक्स यदि बदलेगा तो वो ईएमएफ जनरेट करेगी, चिढ़ जाएगी, कॉइल चिढ़ेगी तो ईएमएफ जनरेट करेगी, और ईएमएफ जनरेट करेगी तो क्या कर लेगी, करंट मार देगी, सर्किट कंप्लीट हुआ तो, नहीं तो ईएमएफ तो जनरेट करेगी ही। तो ये जो कॉइल है जो मैंने यहां बनाई है, ये कॉइल को मैंने काय में रखा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा है। और मैग्नेटिक फील्ड में रखने के बाद इसको मान लें कि मैंने यहां से सर्किट कंप्लीट करा दिया, ये बल्ब लगा दिया है, ठीक है। अब बल्ब लगा दिया तो उस केस में अगर हम इसको गोल घुमाएंगे तो इससे लिंक्ड फ्लक्स बदलेगा। क्यों फ्लक्स बदलेगा, क्योंकि फ्लक्स जो है वो बदलता है, ये यूं करके ऐसे ऐसे गोल घूमेगी तो फ्लक्स कटेगा, कभी फ्लक्स ज्यादा कभी कम, और यदि फ्लक्स बदला तो इसके अंदर करंट पैदा होगा। तो फ्लक्स की क्या डेफिनेशन या फॉर्मूला था,
तो F इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा, ये फ्लक्स का फॉर्मूला था, ठीक। और लॉ क्या था, E इज इक्वल टू माइनस एन डी फाई बाई डी टी, कौन सा लॉ था, फेराडेज लॉ। तो फेराडे ने क्या बोला कि अगर फ्लक्स बदलेगा तो ईएमएफ पैदा होगा, और अगर रेजिस्टेंस है सर्किट में तो इसको आर से डिवाइड कर देने से तुम्हें करंट भी मिल जाएगा, ठीक है। अपन ईएमएफ निकालें पहले, तो E इज इक्वल टू माइनस एन डी बाई डी टी ऑफ बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। अब ये बताएं कि जब इसको अपन गोल घुमाते हैं तो B बदलता है कि A बदलता है कि थीटा बदलता, तो उसका आंसर है थीटा बदलता है। तो B और A बाहर कर लो, तो E इज इक्वल टू माइनस एन बी इंटू ए इंटू डी बाई डी टी ऑफ कॉस थीटा। व्हाट इज द डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस थीटा, तो उसका आंसर इट इज माइनस साइन थीटा। माइनस माइनस हो गए प्लस और साइन थीटा वो पीछे आ गया, तो E इज इक्वल टू बी एन ए साइन थीटा, ठीक है। अच्छा एक और चीज, मैं यहां थीटा को चेंज कर देता हूं। थीटा है ना एंगुलर वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम होता है, तो थीटा इज इक्वल टू ओमेगा टी कर देता हूं मैं, क्योंकि टी के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं ना, तो इसको टी में कन्वर्ट कर ले, अच्छा है। नहीं तो फिर मेरे को डी थीटा बाई डी टी और लगाना पड़ता आगे, ठीक है। वैसे भी कर सकते हैं, बट टी में कन्वर्ट कर लोगे तुमको आसान लगेगा वो। तो E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए डी बाई डी टी ऑफ कॉस ओमेगा टी। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, जिससे तुम इसको गोल घुमा रहे हो, किसी ना किसी एंगुलर वेलोसिटी से घुमा ही रहोगे। अब इसका डिफरेंशियल करो, तो अब इसका डिफरेंशियल करो तो E इज इक्वल टू माइनस एन बी ए ओमेगा कॉस थीटा का क्या होता है साइन ओमेगा टी माइनस में, और इस ओमेगा टी का चेन रूल से फिर से करेंगे तो ओमेगा छोड़ेगा क्योंकि टी का 1 होता है। इससे तुम्हें ईएमएफ मिला एन बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ठीक। अब मुझे ये बताएं कि इस ईएमएफ की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो उसका आंसर है ये सब तो कांस्टेंट ही है, जो भी वैल्यू चेंज करने वाला है वो साइन है, और साइन की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, इसलिए इसकी मैक्सिमम वैल्यू ये हो सकती है, जितनी आगे आगे लिखिए बस ये। तो ये वाली जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको अपन बोलते हैं ई नॉट, क्या बोलते हैं, ई नॉट। फिर यहां क्या लिखा, साइन ओमेगा टी, जहां पे ई नॉट क्या है, ई नॉट है एन बी ए ओमेगा। ये सारा का सारा जो अपन अभी पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, इससे एक इक्वेशन मिली। ये जो इक्वेशन मिली ये क्या है, E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। याद आई बात, ये जो ईएमएफ है, जो ईएमएफ है, या अगर मैं दोनों तरफ रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दूं तो करंट है। रेजिस्टेंस किसका है, सर्किट का, तो इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, डिवाइड बाय रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस से डिवाइड कर दो तो E अपॉन आर इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन आर इंटू साइन ओमेगा टी, साइन ओमेगा टी। ये ई नॉट बाय आर करंट देगा, ये भी करंट देगा, पर मैक्सिमम करंट देगा इंटू साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन आ गई करंट की, ठीक है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ द करंट एंड दिस इज द इक्वेशन ऑफ द ईएमएफ या वोल्टेज, कुछ भी बोल दो। अब मुझे सिर्फ एक चीज ये बता दें कि ये जो करंट है कांस्टेंट है क्या, किस समय के साथ बदल रहा, तो उसका आंसर है ये जो दिया हुआ है I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये समय के साथ बदल रहा है। कैसे समय के साथ बदल रहा है, तो स्मॉल टी चेंज करोगे तो साइन की वैल्यू चेंज हो जाएगी और आगे कुछ आंसर नया आने लग जाएगा। ये जो करंट बना है इसी को हम अल्टरनेटिंग करंट बोलते हैं, और जिस यंत्र से ये बना है इस यंत्र को डायनामो बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डायनामो, ठीक है। तो डायनामो क्या चीज है और मोटर क्या चीज है, तो डायनामो करंट बनाने के लिए होता है, यानी कि उसको गोल घुमाते हैं तो करंट बनता है, जबकि इसमें करंट भेज देते हैं गोल घूमने लगती है तो उसको बोलते हैं मोटर। मोटर किसको बोलते हैं, इसी को बोलते हैं। लेकिन जब करंट भेजते हैं गोल घूमने लगती है तो मोटर, और अगर उसका उल्टा हो गया तो वो हो गया डायनामो। उल्टा होने का मतलब क्या, मोटर में करंट देते हैं गोल घूमती है, इसमें गोल घुमाते हैं करंट देती। मोटर में क्या देते हैं, करंट देते हैं तो
गोल घूमती है, और ये वाले डायनामो को गोल घुमाते हैं तो ये करंट देता है। इसका मतलब मोटर और डायनामो एक ही बात है, ठीक है, एक ही बात। मोटर और डायनामो क्या है, एक ही बात। तो ये यहां तक अपने को समझ में आया कि अल्टरनेटिंग करंट बनेगा कैसे, ठीक है। तो अल्टरनेटिंग करंट बनाने के लिए तुम्हें क्या चाहिए, डायनामो चाहिए, ठीक। चलिए यहां तक आप इसको लिख लीजिए। बना लिया है। अब इसके अंदर ये देखें कि ईएमएफ जो जनरेट हुआ वो हुआ इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब ये जो इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी ईएमएफ जनरेट हुआ, ये कैसा ग्राफ बनाएगा, या आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी कैसा ग्राफ बनाएगा। तो हम इसके अंदर क्या करते हैं कि डिफरेंट पोजीशंस रखते हैं, और उस केस में तुम्हें यह बताना है कि जो ग्राफ बन रहा है वो कैसा है। तो फ्लक्स के बीच में भी बताई दो, ठीक है, क्योंकि मैंने एक किताब में देखा था, उसमें फ्लक्स को भी कंपेयर किया हुआ था, बहुत अच्छा बनाया था डायग्राम। तो वो ऐसे बनाया हुआ है, तो आप भी देखें उसको। मान लो कि हमने बोला कि कॉइल ऐसे रखी है, ठीक है, कॉइल ऐसे रखी है। मैग्नेटिक फील्ड वही है, इधर साइड नॉर्थ ले लेता हूं मैं और इधर साइड साउथ ले लेता हूं, और मैग्नेटिक फील्ड यूं नॉर्थ से साउथ की तरफ। ये मैंने केस 1 बनाया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि मैग्नेटिक फील्ड तो वही है नॉर्थ और साउथ, कॉइल जो है वो ऐसी हो गई। आई बात समझ में क्या हुआ, कॉइल का, कॉइल घूम गई, पहले यूं थी अब यूं हो गई। अब यहां पे बना नहीं सकते ढंग से, लेकिन समझ जाओ कि क्या हुआ, उसका 90 डिग्री पे हो गई है, ठीक है। उसके बाद चूंकि ये यहां से घूम रही है इस तरीके से, तो ये घूम के अब इस साइड आ गई है, तो घूमे जा रही है, ठीक। उसके बाद क्या हुआ कि फिर से घूमी, घूमती रहेगी वो, तो अब घुमाएंगे तो घूमती रहेगी। तो ये इधर साइड आया नहीं, ये इधर साइड आया, फिर से घूमी, अब फिर से ये ऐसी हो गई, ठीक है। यूं थी, यूं हुई, फिर यूं हो गई, तो ये यहां वाली स्थिति पे आ गई, ठीक। सबसे पहले यूं थी ना, फिर यूं करके ऐसे हो गई, फिर ये यूं हो गई। अब उसके बाद वापस ऐसी हो जाएगी, वापस ऐसी, चौथी स्टेज में वापस ऐसी हो जाएगी, इसका मतलब इधर। और 5वीं स्टेज में ये फिर से फर्स्ट जैसी हो जाएगी। ये अभी ये वाली स्टेप आ गई, ठीक। और ये वाली स्टेप के बाद कौन सी स्टेप आएगी, लास्ट। तो यहां पे 4 केसेस बनाए मैंने, ए बी सी डी, ए केस, बी केस, सी केस, डी केस, देन साइकिल रिपीट्स, फिर से वही आएगा। ये बताएं कि इसके अंदर फ्लक्स कितना, इस वाले केस में। तो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है बी इंटू ए इंटू कॉस फाई, ये फ्लक्स का फॉर्मूला। इधर बताएं कि फाई कितना है। तो उसके लिए मैंने तुम्हें अच्छे से समझाया था कि कभी भी कोई बोले कि एरिया वेक्टर, तो ये जैसे है, इसका एरिया वेक्टर यूं होता है, ऐसा बाहर की तरफ ये। तो जो पहली स्थिति है उसमें मैग्नेटिक फील्ड तो इधर से इधर है, एरिया वेक्टर तो यूं है ना, ऐसे। तो जब ये एरिया वेक्टर ऐसे है, तो व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड द एरिया वेक्टर। इसको देखो, ये है एरिया वेक्टर, और मैग्नेटिक फील्ड इधर से इधर है। तो मैग्नेटिक फील्ड यूं है ऐसा, इधर से इधर, और एरिया वेक्टर यूं हो गया। अब एरिया वेक्टर यूं क्यों हो गया, क्योंकि ये जो कॉइल है वो ऐसी है। मैग्नेटिक फील्ड पीली स्केल, कॉइल लाल कलर की फाइल, तो उसका एरिया वेक्टर ये। अब ये बताओ व्हाट इज द एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर। तो उसका आंसर है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। इसको देखो और इसको देखो, इसको, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में एंगल कितने डिग्री है, 90 डिग्री। तो यहां पे एंगल 90 डिग्री है, क्यों, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर यहां नहीं है, यूं यूं करके यूं बाहर निकला हुआ एरिया वेक्टर, और एरिया वेक्टर 90 डिग्री है, तो इससे इसमें फ्लक्स 0 है, ठीक है। यहां पे थीटा कितना है, थीटा इज 90 डिग्री, सो फ्लक्स इज 0, क्योंकि cos 90 क्या होता है, 0 होता है। तो फ्लक्स कितना है, 0 डिग्री। फ्लक्स 0 है,
अब अपन ईएमएफ निकालेंगे, वोल्टेज या करंट, कुछ भी बोल लो उसको। तो करंट का फॉर्मूला था आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। साइन ओमेगा टी ही तो थीटा था या फाई था, कुछ भी बोलो उसको, थीटा बोलो। तो ये थीटा था और ये फ्लक्स है, फ्लक्स तो सही लिखा है मैंने, फाई ही होगा। तो थीटा की जगह मैं यहां 90 रखूंगा। यहां जब 90 रखूंगा तो साइन 91 होगा, और साइन 91 होगा तो आई इज इक्वल टू आई नॉट होगा, जो कि मैक्सिमम होगा। तो इस केस में करंट या वोल्टेज मैक्सिमम है, लेकिन क्या जीरो है? क्या जीरो है? फ्लक्स जीरो है। तो फ्लक्स जीरो है लेकिन ईएमएफ मैक्सिमम है। ईएमएफ लिखो ज्यादा अच्छा है, क्योंकि क्या है, यहां सर्किट कंप्लीट करना पड़ेगा नहीं तो मुझे। तो ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, उसमें सर्किट भी कंप्लीट नहीं करना पड़ता। तो इधर साइड हो गया ई, तो इधर साइड क्या हो गया, ई नॉट, उसका वोल्टेज दैट इज मैक्सिमम। अगले केस की तरफ चले। अगले केस में हुआ क्या कि जो फाइल थी वो ऐसी जो थी, ठीक है, ये एरिया वेक्टर ऐसे था ना, ये एरिया वेक्टर घूम के यूं हो गया। तो ये और ये तो पैरेलल हो गए ना, मैग्नेटिक फील्ड और ये। तो मैग्नेटिक फील्ड और ये पैरेलल हो गए, तो थीटा कितने डिग्री हो गया? थीटा हो गया इसका 0 डिग्री। पहले थीटा कितने डिग्री था? 90 डिग्री था। पहले थीटा 90 डिग्री था, अब 0 डिग्री हो गया, क्योंकि एरिया वेक्टर किधर लिया जाता है? इस साइड, एरिया वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। उसके बाद क्या हुआ, ये पहले ऐसा था, फिर ये यूं हो गया। अब इसके बाद क्या होगा, ये वापस से यूं हो जाएगा इधर, लेकिन अब की बार उधर चला जाएगा ना, पीछे की तरफ। पीछे की तरफ चला जाएगा, तो ये थीटा था 0 हो गया। 0 होने के बाद सोचो कि क्या मानूं मैं इसको, ये यूं था भाई, मैंने एंगल लेना यहां से चालू किया तो ये 90 डिग्री था, ठीक है, इसका एंगल 90 डिग्री था। फिर उसके बाद ये वाला जो है यूं हो गया, तो हमने क्या बोला कि इन दोनों के बीच 0 हो गया। फिर उसके बाद पीछे चला गया, पीछे चला गया तो इसको 270 डिग्री मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम यहां से 0 ले रहे हो, तो पीछे की तरफ -90 मान लो, या फिर थीटा इक्वल टू 270 बोल दो, ठीक है। और उसके बाद फिर ये 270 होने के बाद ये यूं करके ऐसे हो जाएगा, तो एरिया वेक्टर इस साइड हो जाएगा, तो इसको अपन थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री बोल देंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर तो एरिया इधर, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180 डिग्री हो गया, ठीक है। अब एक्चुअली मेरे को स्टार्ट यहां से करना था, 0 फिर 90 फिर 180 फिर 270, ऐसा कर सकता था मैं। 0 से स्टार्ट हुआ, 0 फिर उसके बाद 90 फिर उसके बाद 180 और 180 के बाद 270, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ आगे पीछे हो गया है। तो इस केस में तुम ये बताओ कि फ्लक्स कितना होगा। अगर ये 0 डिग्री का एंगल बना रहा है तो इस केस में फ्लक्स होगा मैक्सिमम, दैट इज इक्वल टू बी इंटू ए, एंड दिस फ्लक्स इज मैक्सिमम। लेकिन जब फ्लक्स मैक्सिमम होता है तो ईएमएफ 0 हो जाता है, क्योंकि ईएमएफ होता है ई इक्वल टू ई नॉट साइन थीटा, थीटा इज 0, तो ई इज इक्वल टू हो गया 0, तो ईएमएफ हो गया कम से कम, ठीक है। अब जब तुम यहां पे डालोगे, यहां डालोगे तो फ्लक्स में क्या डाल देंगे? फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस 270, जबकि ईएमएफ में क्या डालोगे? ई इक्वल टू ई नॉट साइन ऑफ 270, ठीक। कॉस 270 और साइन 270, तो साइन में जितने भी पाई के मल्टीपल आते हैं ना, वो 0 होते हैं। तो यहां पे इस वाले में डालोगे तो ये होगा बी इंटू ए इंटू कॉस 180, कॉस 180 -1 होता है, तो फ्लक्स इक्वल टू माइनस बी ए हो जाएगा, जबकि ये 0 हो जाएगा, क्योंकि ई इक्वल टू ई नॉट साइन 180 हो गया, और साइन 180 क्या होता है? 0 होता है, इसलिए ईएमएफ कितना हो जाएगा? इसमें 0 हो जाएगा। तो ये वाला फिर मैक्सिमम हो गया अपोजिट डायरेक्शन में, लेकिन ये 0 हो गया। जब भी ये मैक्स होगा तो ये भी है, नीचे वाला 0 होगा, माइनस मत देखो, मैक्स ही है वो, ठीक है। मैक्सिमम होगा अपोजिट डायरेक्शन में, तो ईएमएफ क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब यहां पे कॉस 270 0 होता है, तो यहां पे फ्लक्स 0 हो जाएगा, तो साइन 270 जो है उसको अपन लिख सकते हैं साइन 180 प्लस 90, और साइन 180 प्लस 90 में ऑल साइन टी कॉस, इस वाले में आया तो ईएमएफ निगेटिव हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ई इक्वल टू ई नॉट की जगह ई इक्वल टू माइनस ई नॉट, ठीक है। फिर भी होगा मैक्सिमम, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है। तो देखो, प्लस में मैक्सिमम हुआ 0 हुआ, माइनस में मैक्सिमम हुआ 0 हुआ। ये क्या हुआ? 0, फिर ये वाला क्या हुआ? मैक्सिमम, फिर ये क्या हुआ? 0, फिर अपोजिट में मैक्सिमम। आ गई बात समझ में? तो इस तरीके से 4 केसेस बनेंगे।
अब अपन इसका ग्राफ बना लेंगे। ठीक है, पॉज दबा दीजिए। तो अपन इसका ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये नोट कर लिया ना आपने, नहीं किया तो पॉज दबाओ और नोट कर लो। अब जैसे जैसे ये डायनामो घूमेगा वैसे वैसे प्लस में करंट कभी माइनस में करंट इस तरीके से आएगा। और अगर हम बोलें तो ये एक साइन कर्व फॉलो करेगा। क्या फॉलो करेगा? साइन कर्व फॉलो करेगा। ठीक है, देखें यहां पे अगर मैंने तुमसे बोला कि ग्राफ बनाओ किस किस के बीच में, टाइम के साथ ईएमएफ वोल्टेज के बीच, तो शुरुआत में मान लो वोल्टेज 0 था, तो ये E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी से बनाया जा सकता। ठीक है, तो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी में इसको अपन क्या लिखेंगे? ई नॉट साइन, और ओमेगा को क्या लिखूंगा मैं? 2 पाई बाई टी। तो ओमेगा के दो फॉर्मूले, पहला है ओमेगा इक्वल टू 2 पाई एन, एन फ्रीक्वेंसी होता, और एक होता ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई बाई टी, टी टाइम पीरियड होता। तो यहां पे क्या लिखा? 2 पाई बाई टी। अब इसके बाद जो टी लिखा हुआ है उसकी अपन वैल्यू चेंज करेंगे। ठीक है, उसकी हम क्या करेंगे? वैल्यू चेंज करेंगे, और वैल्यू चेंज करने के बाद जो भी आंसर इससे आएगा उसको ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। तो सबसे पहले यहां तक अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूं तो इसको मैं टी लूंगा। टी यानी 0 से लेकर टी तक एक साइकिल होती है। साइकिल होती का मतलब क्या? ये यूं रहता है ना, ये यूं घूमा, फिर यूं घूमा, फिर वापस ही आ गया। फिर से देखो, यूं था, ये गया और वापस यहां पे आया। तो जिस स्थिति में था, ऊपर था, उसी स्थिति में वापस आ गया, तो एक साइकिल कहलाएगी। ठीक है, अब एक साइकिल के अंदर यहां पे 0 से लेकर टी तक बनाया, अब उसको आधा टाइम देना है, तो ये यहां पे क्या करो? t/2, फिर और चौथाई 1/t/4, फिर यहां पे कितना हो जाएगा? 3t/4। ये मैंने टाइम दे दिया। मैक्सिमम जो करंट बना सकता है उसका नाम दे दिया मैंने E नॉट, और जो कम से कम करंट बन सकता है उसका नाम दे दिया मैंने माइनस E नॉट। और ये लाइन उसकी मैक्सिमम करंट या मैक्सिमम वोल्टेज की है, ये लाइन उसकी मिनिमम वोल्टेज की है। अब तुमने यहां पे रखा है स्मॉल टी की वैल्यू 0 रखी, 0, तो यहां 0 रखोगे तो साइन 0 0 हो जाएगा, और साइन 0 0 हो जाएगा तो ईएमएफ इज इक्वल टू 0 हो गया। ये समझ में आई बात? यहां 0 रखो तो ये पूरा 0 हो गया, और साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो ये 0 हो गया। तो टी बराबर पे E 0 हो गया। फिर टी बराबर तुमने रखा t/4, तो यहां पे टी की जगह t/4 रखो, तो साइन में क्या आ जाएगा अंदर? 2 पाई बाई टी इंटू t/4। टी से टी कट गया, ये इससे 2 बार कट गया, तो 90 बचा, साइन 91 होता, यानी इसका काम खत्म हो गया, 1 हो गया, तो बचा क्या? सिर्फ E नॉट। तो ये E नॉट आ गया, यानी कि t/4 पे E नॉट हो गया। तो t/4 पे E नॉट पे गए, यहां पे गोला बना दिया, पहले यहां पे बना दिया था। अब अपन पहुंचे हैं t/2 पे, तो टाइम इज इक्वल टू t/2। टाइम t/2 पे ईएमएफ कितना ये पता करना, तो t की जगह अब की बार क्या रखा भाई? t/2। तो साइन ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू t/2, t से t कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, साइन 180, साइन 180 0 होता है, तो ये 0 हो गया। इसका मतलब t/2 पे ईएमएफ 0 हो जाएगा, 0 लगा दिया। उसके बाद मैंने रखा 3t/4। ठीक है, किसकी जगह? ये लाल टी की जगह रख रहा हूं बार बार मैं, तो इट इज साइन ऑफ 2 पाई बाई टी इंटू 3t/4। टी से टी कैंसिल, ये इससे 2 बार कैंसिल, साइन 270, साइन 270 -1 होता, -1 होता है, तो यहां इसने -1 छोड़ा तो माइनस E नॉट हो गया। ठीक है, तो इट विल बी E इज इक्वल टू माइनस E नॉट। कितने पे आया ये? 3t/4 पे, और माइनस E नॉट यहाँ पे है, तो यहाँ पे है, तो ये नीचे गया, तो ये पॉइंट यहाँ आ गया। उसके बाद t डाला मैंने, t इज इक्वल टू टी, t इज इक्वल टू टी डालने से यहाँ पे t आ जाएगा, ये हटाया, ठीक, ये हटाया, इसकी जगह यहाँ पे t डाल दिया, t से t कट गया, साइन 360, साइन 360 0 होता है। इसका मतलब t बराबर t पे ईएमएफ मिलेगा 0, और अगर ईएमएफ 0 मिल गया इसका मतलब वापस ओरिजिन पे आ गया, तो ये हो गया वापस ओरिजिन पे t इज इक्वल टू 0 पे। ठीक, अब इसको यदि मैं एक स्मूथ कर्व से जोड़ दूं तो इस तरीके का एसी बनता है।
यानी एसी अगर चलेगा तो इस तरीके से ऊपर नीचे चलेगा। इसमें ऐसा मत सोचना कि ये जब वायर में जाता है तो उछल कूद करते हुए जाता है। ये सिर्फ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कि वैल्यू ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, ज्यादा हो रही है, कम हो रही है, और अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां से लेके कोई भी पूछेगा तो ये एसी का ग्राफ है। और यदि कोई पूछे कि फ्लक्स का ग्राफ क्या था तो वो कॉस ग्राफ बनता। ठीक है, तो तुमको दूसरा जो ग्राफ याद रखना किसका है, वो फ्लक्स का। अब मैं उसको सिर्फ बना दे रहा हूं, तुम समझ गए होगे कैसे बनाया। तो वो कॉस ग्राफ, क्योंकि इसकी इक्वेशन ही कॉस थी, तो कॉस ग्राफ में कैसे बनाते हैं, इधर टी लेते हैं, फिर इधर साइड t/2 लेते हैं, ये होगा t/4 और ये हो जाएगा 3t/4, और इधर साइड आ जाएगा फ्लक्स पॉजिटिव मैक्सिमम और इधर साइड आ जाएगा फ्लक्स निगेटिव मैक्सिमम। अब जब अपन cos 0 रखेंगे तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, 1 होती है, तो स्टार्ट यहां से होगा, फिर यहां जाएगा, फिर उसके बाद ये निगेटिव पहुंच जाएगा, फिर उसके बाद वो यहां जाएगा। ठीक है, और फिर इसके बाद यहां पे वो वापस इधर पॉजिटिव पहुंच जाएगा। तो उसका जो ग्राफ बनता है ना वो यूं करके ऐसे बनता। ठीक है, ठीक है, ये कर्व ले लिया इसने, तो इस तरीके से ग्राफ बनता। अब ये देखा जाए तो ये दोनों ग्राफ एक जैसे ही हैं करीब करीब। देखो ये नीचे वाला हिस्सा ये यहां से यहां है ना, इसको थोड़ा सा आगे ले लोगे तो समझ जाएगा। ये भी थोड़ा आगे जाएगा तो ये यूं करके ऐसे ही तो जाएगा आगे, तो वैसा बन जाएगा। इसका मतलब इसका हिस्सा हटा दो तो इतना इतना ग्राफ, साइन का ग्राफ कॉस का ग्राफ बराबर बराबर ही है। तो थोड़ा सा हिस्सा हटा देने से कॉस का ग्राफ बन जाता है। और ये कॉस एक्स का यदि ग्राफ है या कॉस ओमेगा टी का ग्राफ है तो इट इज द ग्राफ ऑफ द फ्लक्स। ये फ्लक्स का ग्राफ बन गया, क्योंकि फ्लक्स का फॉर्मूला अपन ने क्या लिखा था, फ्लक्स इज इक्वल टू बी इंटू ए इंटू कॉस थीटा। ठीक है, तो अब तुमको समझ में आया क्या, जब अपन उसको गोल घुमाते हैं, किसको, कॉइल को, तो करंट बनने लगता है, क्योंकि फ्लक्स में चेंज होता है। अब सवाल ये उठता है उसको गोल घुमाता कौन है, तो उसको गोल घुमाने के लिए 3-4 तरीके हैं, क्योंकि तुमने जितने तरीके से सुना होगा बिजली बनती है उतने तरीके से घुमाते हैं। पहला तरीका ये है कि पवन चक्की में घुमाओ, विंड मिल्स होती है, हवा से गोल घूमती। ठीक है, तो हवा से गोल घुमा सकते हो तुम चाहो तो। ठीक है, केरला में बहुत है, साउथ में, क्योंकि साउथ सी जो है, जो कन्याकुमारी के आसपास का जो एरिया है, वहाँ बहुत तेज हवा चलती है। हवा चलती है तो वहाँ पे बहुत तेजी से वो गोल टरबाइन घूमती है। टरबाइन घूमना था मतलब डायनामो कनेक्टेड है उससे, और डायनामो कनेक्टेड है तो उससे करंट बनेगा। करंट बनाने का अच्छा सोर्स है। ऐश्वर्या राय जो है उसने बहुत सारा पैसा जो है वो अपना विंड मिल्स में इन्वेस्ट किया है, अच्छी जगह पे, क्योंकि उससे क्या है, सोलर एनर्जी भी मिल रही है, मतलब एनर्जी क्रिएट हो रही है उससे। ठीक है, तो इस तरीके से वो मैंने इंजीनियरिंग जब मैं था तो प्रोजेक्ट किया था, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में कराते हैं, तो उसके अंदर हमको एक विंड मिल में अंदर भेज के क्या क्या होता है भी दिखाया गया था। मैंने उस समय उसकी कीमत पूछी थी कि वो कितने का बनती है एक विंड मिल। ठीक है, तो वो 3 करोड़ रुपए की थी उस समय, आज से 15 साल पहले। ठीक है, 15-20 साल पहले। तो 20 साल पहले जो है वो 3 करोड़ रुपए की एक विंड मिल होती है। ठीक है, लेकिन एक बार इंस्टॉलेशन कर दो तो हवा तो जीवन भर चलेगी, जीवन भर चलेगी, तो ये डायनामो घूमता रहेगा और डायनामो घूमता रहेगा, एसी करंट मिलता रहेगा। ठीक है, तो एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका है डैम से पानी गिराया जाए और रोटर पे टपकाए, वो जो रोटर वो घूमेगा तो ये डायनामो घूमेगा। मतलब बेसिकली तुमको ये डायनामो घुमाना। जो पावर प्लांट्स न्यूक्लियर बेस्ड होते हैं उसमें वो लोग क्या करते हैं, स्टीम बनाते हैं पहले। कैसे, पहले न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट कर देते हैं, उससे पानी गर्म करते हैं, पानी गर्म करने से स्टीम बनती है, और स्टीम को इंजेक्ट करते हैं टरबाइन पे। टरबाइन ऐसी होती है, इसके ऊपर यूं पानी गिराओगे अगर वाटरफॉल से भी तो भी गोल घूमेगी, किसी भी तरीके से जब गोल घूमनी चाहिए बस। और ये कनेक्टेड है अगर किसी कॉइल से, और कॉइल गोल घूम रही है तो करंट बनने लग जाएगा। कौन सा, एसी। क्लियर हुई बात। तो ये एसी करंट बनाने का तरीका है। ये अपन ने इसका ग्राफ भी देख लिया, अब इसको भी नोट कर लें फटाफट, फिर मिटा रहा हूं मैं। अब यहां पे देखें कि ये जो एसी की इक्वेशन है, इस एसी की इक्वेशन में हमने क्या बोला, ये फ्लक्स तो मिटा ही देता हूं कि फ्लक्स तो पिछले चैप्टर का है, वो बात अलग है कि यहीं से लिंक मिली अगले चैप्टर को, आपस में कनेक्टेड है ये चैप्टर्स। तो ये जो E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी है, इसके अंदर ओमेगा क्या है, तो ओमेगा इज 2πn, जिसमें n क्या है, तो n इज द फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी मतलब किसकी फ्रीक्वेंसी, मतलब फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है 1 सेकंड में कितनी बार, तो 1 सेकंड में किसकी फ्रीक्वेंसी, तो उसका आंसर है उस रोटर की फ्रीक्वेंसी जिसको तुम गोल गोल घुमा के करंट बना रहे हो। ठीक है, तो ये रोटर 1 सेकंड में कितनी बार घुमा, मान लो 1 सेकंड में 100 बार घूम गया, इतनी तेज।
तो इसकी फ्रीक्वेंसी 100 हो जाएगी। 1 सेकंड में 5 ही बार घुमा तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी। 1 सेकंड में 100 बार की जगह 50 बार घुमा तो कुछ और फ्रीक्वेंसी। तो डिपेंड करता है किस देश ने उसको कितनी तेजी से घुमाया। जिस देश ने जितनी तेजी से घुमाया वो उस देश की फ्रीक्वेंसी हो गई। ठीक है, तो हर देश का अपना वोल्टेज होता है, उसकी अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, उसी के ऊपर वो उसके देश का करंट सिस्टम वर्क करता है। ठीक है, तो अपन भारत की बात करें तो भारत में, इंडिया में जो वोल्टेज आता है घरों में, वो वोल्टेज आता है 220 वोल्ट, 220 वोल्ट। ठीक है, और कितनी फ्रीक्वेंसी पे आता है, तो यहां जो फ्रीक्वेंसी होती है वो होती है 50 हर्ट्ज। ये भारत की बात। तो भारत का वोल्टेज कितना है 220 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। इसका मतलब यहां पे 1 सेकंड में 50 बार इस तरीके की साइकिल चल जाती। ये यहां से लेके यहां तक की जो साइकिल है उसका टाइम पीरियड टी है, तो ऐसी एक साइकिल तो 50 बार हो जाती है। तो पंखा घूमता है इतनी तेजी से कि दिखता ही नहीं, ऐसा लगता है कि लगातार पंखुड़ियां दिख रही, इतनी तेजी से घुमाते हैं। तो ये भारत के अंदर जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है 50 हर्ट्ज। अगर अपन यूएसए की बात करें तो यूएसए के अंदर वोल्टेज है 110 वोल्ट्स और वहां की जो फ्रीक्वेंसी है वो 60 हर्ट्ज। अब तुम बोलोगे कि उसका 110 वोल्ट है मतलब कम है, क्या अपने से कम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे पास ट्रांसफार्मर्स हैं, ट्रांसफार्मर स्टेप अप स्टेप डाउन कर देंगे, कम वोल्टेज भी चलेगा ज्यादा भी चलेगा, तो ट्रांसफार्मर लगा दो। अभी सिखाया था ना ट्रांसफार्मर पिछले चैप्टर में, और इसी पे ही वर्क करता है ट्रांसफार्मर। तो ये वोल्टेज से कोई फर्क नहीं पड़ता। और फ्रीक्वेंसी इसकी हाई इसलिए है क्योंकि जो पानी गिरता है वो ज्यादा ऊंचाई से गिराया गया, या आपने जो भी फ्रीक्वेंसी सेट करी है वो एक बार सेट करोगे हमेशा वही रहेगी। ठीक है, तो अलग अलग देशों में अलग अलग होती है। चाइना में तो ऐसी स्थिति है कि एक स्टेट में अलग फ्रीक्वेंसी और दूसरी स्टेट में अलग फ्रीक्वेंसी, जैसे मध्य प्रदेश में अलग फ्रीक्वेंसी, महाराष्ट्र में अलग फ्रीक्वेंसी। अब उसमें चक्कर क्या होता है कि अगर आपने कोई सा इंस्ट्रूमेंट खरीदा, मान लो कि आपने लैपटॉप खरीदा, अब लैपटॉप को जब लगाने जाओगे प्लग में तो क्या होगा कि इसकी फ्रीक्वेंसी अलग उसकी फ्रीक्वेंसी अलग, तो तुमको एडाप्टर्स लगाने पड़ेंगे। एडाप्टर तुमको याद हो तो विदेशों से पहले कोई सी चीजें लेके आते थे तो सीधे नहीं लगती थी, पहले एक एडाप्टर लगाना पड़ता है। एडाप्टर उसकी फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज चेंज करके उस देश की फ्रीक्वेंसी और वोल्टेज कर देता है जिस देश में वो चीज बनी है। कंप्यूटर, मान लो कंप्यूटर यूएसए में बना है तो यूएसए ने इसके हिसाब से बनाया, लेकिन हम भारत में चलाना चाहते हैं तो भारत में तो ये फ्रीक्वेंसी अवेलेबल है, तो हम उसको चेंज करना पड़ेगा ना हमको। तो हमारी अवेलेबल फ्रीक्वेंसी को हम चेंज करते हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, एडाप्टर बोलते हैं। ठीक है, तो एडाप्टर फ्रीक्वेंसी चेंज कर देता है, वोल्टेज चेंज कर देता है। तो अलग अलग देशों में अलग अलग। ठीक है, अच्छा तो तुम्हें कुछ याद रखना है क्या, तो उसका आंसर कुछ ही याद रखना, भारत का याद रखना बस। ठीक है, फिर भी ऐसे पूछ लेता हूं, बता यूके में क्या है, यूके में क्या वोल्टेज है वहां का और वहां की फ्रीक्वेंसी क्या है, ऐसे ही पूछ रहा हूं, पता होगी तुमको तो। पता है क्या, तो बोला नहीं पता। ये क्वेश्चन जनरल नॉलेज का नहीं है कि भारत की राजधानी क्या और अफ्रीका की राजधानी क्या, ऐसे कोई नॉलेज की जरूरत नहीं है। ये लॉजिकल क्वेश्चन है, लॉजिकल, दिमाग से बताओगे 1 मिनट में पता पड़ जाए। बताऊं, यूके की फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज और उसका वोल्टेज है 220 वोल्ट्स। बोले तो भारत जैसी हुई। अरे हां, भारत जैसी ही तो हुई। भारत पे किस देश का राज्य था पहले, ब्रिटेन का, और जो ब्रिटेन की फ्रीक्वेंसी होगी वही तो भारत की फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि ब्रिटेन के जमाने में ही तो भारत में लाइट आई थी, करंट आया था। तो ये लोग एडाप्टर्स लेके थोड़ी चलते थे, जिनने जो फ्रीक्वेंसी वहां सेट कर दी वो यहां सेट कर दी, और भारत में भी वही चली जा रही है। आई बात समझ में। तो यूके की फ्रीक्वेंसी और भारत की फ्रीक्वेंसी, तो कभी तुम यूके जाओ तो एडाप्टर लेके नहीं जाना पड़ेगा, ठीक है, बाकी जगह पे ले जाने पड़ेंगे। तो ये वाला जो है इंडिया की जो फ्रीक्वेंसी है तुम्हें याद रखनी है। अब इस फ्रीक्वेंसी का मतलब 1 सेकेंड में 50 बार। अब क्या हुआ कि एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया कि भारत में बल्ब 1 सेकेंड में कितनी बार बंद होता। ठीक है, भारत में बल्ब 1 सेकेंड में कितनी बार बंद होता। तो यहां पे बल्ब लगा हुआ है, बल्ब तो नहीं लगा, ट्यूबलाइट लगी, वो भी बंद होती होगी। तो 1 सेकेंड में कितनी बार बल्ब बंद होता है, ये पूछ रहा है। भारत में 1 सेकेंड में कितनी बार बल्ब बंद होता। ठीक है, मेडिकल में पूछा है क्वेश्चन। ऑप्शन दे रहा हूं, 0 बार, 50 बार, 100 बार
कभी भी कभी भी बंद हो जाता है जब लाइट चली जाती है तब। नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, नन ऑफ दिस। 0, 50, 100, नन ऑफ दिस। भारत में बल्ब कितनी बार बंद होता है 1 सेकेंड में? ठीक है, व्हाट इज द टाइम इन विच, व्हाट इज द टाइम इन हाउ मच, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी एट विच द बल्ब क्लोजेस? तो 0, 50, 100 कभी नहीं, ये तो छोड़ दो। तो उसका आंसर है 100। अब तुम बोलोगे फ्रीक्वेंसी तो 50 से 100 बार कैसे बंद होता है? जब जब करंट 0 होगा तब तक बंद होगा। यहां पे करंट 0 है, ठीक है, उसके बाद फिर यहां पे भी 0 हुआ ना, तो 2 बार करंट 0 हुआ ना एक साइकिल में। तुम बोलोगे ये भी तो 0 हुआ, वो अगली साइकिल का है, ये इसको इसका माना है ना, तो इसका 0, इसका 0, तो ये तो अगली साइकिल स्टार्ट हो गई ना, यहां से अगली साइकिल स्टार्ट हो गई। तो ये पूरी लाल साइकिल में एक बार यहां बंद हुआ और एक बार यहां बंद हुआ, तो 2 बार बंद हो गया ना। तो एक साइकिल में 2 बार, और 50 साइकिलें होती हैं, तो 50 साइकिल में 100 बार, तो 100 बार बंद हो जाता, ठीक है, और 100 बार चालू भी हो जाता। तभी तो अपने को कंटिन्यू चालू दिखता है, क्योंकि बंद चालू हो रहा है ना, ये बंद हो रहा है, फिर ये चालू हो रहा है, फिर बंद हो रहा है, फिर चालू हो रहा है। लेकिन हमें ऐसा महसूस नहीं होता, होता तो है बंद चालू, लेकिन हमें महसूस नहीं होता। उसका कारण क्या है कि आंख में एक शब्द होता है, उसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। परसिस्टेंस ऑफ विजन ये बोलता है कि यदि कोई सी चीज 1 सेकेंड में 16 बार से ज्यादा तेजी से आपको दिखा दी जाए, तो आपकी आंख ये पहचान नहीं पाएगी कि वो कंटिन्यू है कि वो टूटा टूटा है। जैसे कि मूवीज जिसको अपन बोलते हैं, वास्तविकता में मूवी नहीं होती, वो मूवी नहीं करता, उसके अंदर कुछ चीज, सब चीज रुकी हुई तस्वीरें दिखाई जा रही होती। तो रुकी हुई तस्वीरें 1 सेकंड में इतनी बार खींच देते हैं, जैसे मान लो कि मैंने बोला है हाथ का, एक यहां खींचा, फिर यहां खींचा, फिर यहां खींचा, ऐसे करके हजारों फोटो खींच लिए और एक साथ तुमको दिखा दिया, तो तुम पहचान ही नहीं पाओगे कि ये हाथ मूव कर रहा है कि तुम्हें तस्वीरें दिखाई जा रही। तो 1 सेकंड में 16 बार, इसको बोलते हैं परसिस्टेंस ऑफ विजन। ऐसा तुमने पंखे में देखा होगा, पंखा जब तेज चलने लगता है तुम पहचान ही नहीं पाते उसमें 3 पंखुड़ियां हैं कि 4 पंखुड़ियां हैं, क्या है, क्यों? क्योंकि आंखें इतनी तेजी से जो फिल्म बना रही है, जो तस्वीर दे रही है, उसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम 16 हो सकती है, और ये तो 100 है। तो 1 सेकंड में 32 बार भी बंद चालू होगा ना, तब तक अपन पहचान पाएंगे, 100 बार तो बिल्कुल नहीं पहचान पाएंगे, तो हमें पता ही नहीं पड़ता, ठीक है। तो कितनी बार बंद चालू होता है? तो 100 बार बंद होता है, 100 बार चालू होता है इंडिया में, ठीक है। अगर यूएसए में पूछेगा तो 120 आएगा, 120 बार बंद, 120 बार चालू। तो ये क्लियर हुआ आपको फ्रीक्वेंसी का मीनिंग क्या हुआ। तो 1 सेकंड में कितनी बार, इसको क्या बोलते हैं? फ्रीक्वेंसी। चलिए अब उसके बाद अपन ये देखें कि अगर ये करंट कम ज्यादा हो रहा, इसकी वैल्यू कैसी हुई? कम ज्यादा मतलब यहां पे वैल्यू 0 वोल्ट थी, यहां पे मैक्सिमम हो गई, ठीक है, ये 311 वोल्ट तक चली गई। मान लो कि यहां पे E0 हो गई, फिर 0 हो गई, फिर माइनस में चली गई, फिर 0 हो गई। इसका मतलब ऊंची नीची होती जा रही है, और बीच में 12, 15, 16 भी हुई होगी, यहां पे कुछ, यहां पे माइनस में 26, 27 भी हुई होगी, मतलब कुछ भी वैल्यू ले रही है ना वो, तो पूरा ग्राफ कंटिन्यू है, कुछ भी वैल्यू लेगी वो तो पीक वैल्यू से लेके पीक वैल्यू तक कुछ भी वैल्यू ले रही है। अब अगर कुछ भी वैल्यू ले रही है, तो किसी ने पूछा कि भाई बताओ करंट क्या है इस समय, तो करंट क्या है, तो ये बताना बड़ा मुश्किल प्रश्न हो गया, ठीक है। कैसे मुश्किल हो गया, तो तुमको समझाता हूं। मान लो कि 2 बच्चे हैं, तुम स्कूल में क्लास टीचर हो किसी क्लास के, ठीक है। तो तुम्हारी क्लास में 2 बच्चे हैं, एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है बताओ क्या, डी, तुम बी बोल रहे थे। एक का नाम है ए, दूसरे का नाम है डी, ठीक है। पहले का नाम है ए चंद्र, दूसरे का नाम है डी चंद्र, ठीक। आशीष चंद्र, दिनेश चंद्र। अब ये जो आशीष चंद्र है और दिनेश चंद्र है, इनके टेस्ट के नंबर मैं तुमको बताता हूं। इसको टेस्ट में 10 में से 8 नंबर आए, ठीक है। कब? जब जुलाई में लिया, फिर अगस्त में लिया, फिर सितंबर में लिया, फिर अक्टूबर में लिया, इसको 8 ही नंबर आते रहे। जब टेस्ट लो 8 ही नंबर लाता। और ये जो आशीष चंद्र है, निगेटिव मार्किंग वाला टेस्ट है, इसको पहले टेस्ट में 0 नंबर आए, फिर 10 आ गए 10 में से, फिर -10 आ गए अक्टूबर के टेस्ट में, और बीच में फिर 0 हो गए, ठीक है। लास्ट वाला जो टेस्ट है जो दिख नहीं रहा अक्टूबर का, इसमें -10 आ गए, -10 दिखा,
ठीक है। तो इसको कभी आ जाते हैं 0, कभी 10, कभी -10, कभी ये आगे से टॉप करता है, कभी पीछे से टॉप कर देता, ठीक है। तो ये बताएं कि अगर इनके पिताजी आए तुम्हारे पास मिलने, दिनेश चंद्र और आशीष चंद्र के, तो दिनेश चंद्र के पापा से मैं मिला और उसने पूछा कि मेरा बच्चा कैसा पढ़ता, पूछते ही है पापा लोग टीचर से। तो मैंने बोला कि अच्छा पढ़ता है, एवरेज से भी अच्छा है, 80% लाता, ठीक है, बात खत्म हो गई। पापा सेटिस्फाई होके चले गए। अब तुम्हारे पास आए आशीष चंद्र के पिताजी, उनने पूछा बच्चा कैसा पढ़ता, बताओ कैसा पढ़ता। तो तुम बोलोगे कि बेवकूफ है, तो बोल नहीं सकते। क्यों? क्योंकि टॉप करता है ये, ठीक है। इसको 10 में से 10 नंबर आए, ठीक है। तो तुम बोलोगे कि -10 भी तो आए एक बार, -10 यहां पे -10 आए ना इस वाले में, अक्टूबर के टेस्ट में, ठीक है। तो एक चीज ये ध्यान रखना कि जिस आदमी को पूरे में से पूरे नंबर आए हो पॉजिटिव में, और जिस आदमी को निगेटिव में भी पूरे में से पूरे नंबर आए हो, वो दोनों बराबर इंटेलिजेंट है। फिर से बताऊं, अगर 100 नंबर मैक्सिमम आ सकते हैं और +1 और -1 का टेस्ट है, यानी कि सब सही होंगे तो 100 आ जाएंगे और सब गलत होंगे तो -100 आ जाएंगे। तो एक बच्चे को यदि 100 नंबर आए पूरे में से पूरे सही, तो पूरे सही यदि इसके हैं तो वो उतना ही इंटेलिजेंट है जिसके पूरे गलत हैं, ठीक है। ये पूरे गलत वाला भी उतना ही इंटेलिजेंट है जितना पूरे सही वाला है। अब तुम बोलोगे ये कैसी बात कर रहा है अजीब सी, ठीक है, देखो करके देख लेते प्रैक्टिकल। तुमको कोई सा सब्जेक्ट नहीं आता, मान लो कि मैं तुमसे बोलूं कि तुमको हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स या कोई उर्दू या कोई सा भी ऐसा जो है तुमको बिल्कुल नहीं आता, ठीक है ना। तो मान लें कि हमने तुम्हारी एग्जाम ली किसकी, सोशियोलॉजी की या साइकोलॉजी की। अब साइकोलॉजी जो है या सोशियोलॉजी, मुझे तो स्पेलिंग भी नहीं आ रही उसकी, सी से चालू होती कैसे, तो सोशियोलॉजी की का टेस्ट लिया और इसके अंदर जो है वो सोशियोलॉजी में तुमसे मैंने बोला कि तुम टिक करना, एबीसीडी है, एबीसीडी ऑप्शन वाले, ठीक है। तुम इसमें टिक करो और पूरे -100 नंबर लेके आओ, सारे गलत करो क्वेश्चन। कर पाओगे क्या? तुम कुछ ना कुछ लगाओगे, आड़े टेढ़े 1-2 तो सही हो ही जाएंगे। जिस आदमी को यह पता है कि किसका आंसर क्या सही है, वही उसका सारा गलत बता सकता। समझ में आई मेरी बात? क्या बोला मैं? सारे गलत करने के लिए सारे सही होना जरूरी है। इसलिए जिस व्यक्ति के पूरे गलत हैं वो उतना ही इंटेलिजेंट है जिसके पूरे सही है। इसको भी पूरा आता है, उसको भी पूरा आता है। इसलिए इस लड़के को अपन ये नहीं बोल सकते कि बेवकूफ है, कभी आगे से टॉप करता है, कभी पीछे से करता है। हाँ, कभी कभी बीच में गायब हो जाता है, 0 भी आ जाते हैं। तो फिर इसके मार्क्स बताएं कैसे, मतलब इसके पापा को क्या समझाएं? तो इसके पापा को एक ही चीज समझाई जा सकती है, वो समझाई जा सकती है इंस्टेंटेनियस मार्क्स। अब ध्यान से समझें, क्या बताए जा सकते हैं उनको? इंस्टेंटेनियस मार्क्स। इंस्टेंटेनियस मार्क्स का मतलब होता है उस समय के नंबर जिस समय के पूछे गए। जैसे उनसे पूछे कि भाई कोई सा एक टेस्ट पूछ लो आप, ठीक है, ऐसा पता नहीं कर पा रहे, इसका कैरेक्टर पकड़ में नहीं आ रहा इसका, तो इसका जो कैरेक्टर है वो पकड़ में नहीं आ रहा, कोई सा एक समय का पूछ लो। तो अगर बच्चे की किस्मत खराब होगी तो वो अक्टूबर का पूछेंगे, तो हम -10 बोलेंगे, वहीं उसमें 10 झापड़ पड़ जाएंगे। और अगर बच्चे की किस्मत सही हुई तो उन्होंने बोला कि जुलाई का बताओ, जुलाई नहीं, अगस्त का बताओ, अगस्त का बताओ, तो उसको 10 में से 10 नंबर है, तो पापा खुश हो जाएंगे। इसको क्या बोलते हैं? इंस्टेंटेनियस मार्क्स, मार्क्स ऑफ दैट पर्टिकुलर टाइम, ठीक है, पर्टिकुलर समय पे हुआ। तो या तो जनवरी का या फरवरी का, जो भी, ठीक है। तो जैसे मैंने बोला कि सितंबर के मार्क्स, सितंबर के इंस्टेंटेनियस मार्क्स 0 है। तो एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये है कि हम पापा से बोले कि एवरेज मार्क्स पूछ लो, एवरेज मार्क्स। लेकिन एवरेज निकालने में झंझट है। इसका एवरेज निकालेंगे तो 10 में से 10 जोड़ोगे, सब जोड़ोगे, 4 से डिवाइड करोगे तो 0 ही आ जाएगा। 0 + 10 + 0 + -10 जोड़ो, 0 आ गया। 4 से डिवाइड करोगे तो एवरेज मार्क्स 0 आ जाएंगे। तो मार्क्स बताने का आपको फायदा नहीं है एवरेज का। तो उनको अपन ऐसा बोल सकते हैं, काम कर लो, यहां पे हाफ ईयरली हुई थी, हाफ ईयरली, आधा साल इधर का आधा साल इधर का, तो हाफ ईयरली के पहले के मार्क्स पूछ लो, उसका एवरेज निकल जाएगा। हाफ ईयरली एवरेज पूछ लो और वो 0 नहीं आएगा।
तो हाफ ईयरली एवरेज जो आएगा वो 0 नहीं आएगा, तो इस तीन दोनों का एवरेज निकालोगे तो 5 आ जाएगा। 0 और 10 का एवरेज 5, 0 + 10 डिवाइडेड बाई 2, जो कि 0 नहीं आया। एक तरीका ये माइनस से बचने के लिए। दूसरा तरीका एक और है चौथे नंबर का, कि अपन उस माइनस को हटाने के लिए स्क्वायर करके एवरेज लें, और स्क्वायर करके एवरेज लेते हैं तो उसको बोलते हैं आरएमएस, जो कि तुमने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, गैस की आरएमएस वेलोसिटी होती है आरएमएस। बेसिकली बोलते हैं इसको आरएमएस से, पर होता एसएमआर है। एसएमआर का मतलब होता है स्क्वायर मीन रूट, यानी पहले करो स्क्वायर, फिर लो मीन, फिर ले लो रूट। तो अगर मैंने बोला कि इन चार चीजों का एसएमआर निकालो, तो स्क्वायर करो, स्क्वायर करने से क्या होगा, क्या होगा, माइनस हट जाएगा। ठीक है, ये फायदा है एसएमआर का, ये माइनस हट गया क्योंकि माइनस का स्क्वायर होगा। प्लस उसके बाद क्या करो, मीन ले लो। मीन का मतलब क्या होता है, मीन का मतलब इनको ऐड करो, ऐड करने के बाद 4 से डिवाइड करो, मीन हो गया, और उसके बाद रूट ले लो। तो पहले हमने किया स्क्वायर, फिर हमने लिया मीन, फिर हमने ले लिया रूट, तो जो भी आंसर आएगा वो आएगा प्लस में ही, और वो जो आएगा वो क्या कहलाएगा, आरएमएस नंबर। वो क्या कहलाएंगे, आरएमएस नंबर। उधर कोई दिख ही नहीं रहा, आरएमएस नंबर। तो ये जो आरएमएस नंबर है, इस तरीके से अपन उनसे बोल सकते हैं कि आरएमएस भी पूछ लो। ठीक है, अब बेसिकली क्या हुआ कि इसका कैरेक्टर इतना खतरनाक है कि अपन इसको पकड़ ही नहीं पा रहे, तो अपने को इसको समझाने के लिए सामने वाले को कई सारी बातें बतानी पड़ रही कि इंस्टेंटेनियस पूछ लो, एवरेज पूछ लो, हाफ ईयरली एवरेज पूछ लो, रूट मीन स्क्वायर पूछ लो। ऐसा क्यों, क्योंकि ये चेंज हो रहा है। तो अभी तक अपन जिस करंट के पाले थे, पढ़े थे, वो करंट था डायरेक्ट करंट, वो सीधा साधा था, उसको आसानी से निपटा लिया था। ठीक है, लेकिन अब जब इस करंट का हमारे पास आया है, वो करंट है कभी कम कभी ज्यादा, तो इसको समझाने के लिए तुम्हें कई सारी वैल्यूज का सहारा लेना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि दिनेश चंद्र जो थे डीसी, वो कांस्टेंट वैल्यू रखते थे, पर ये जो आशीष चंद्र एसी, इनकी वैल्यू कम ज्यादा होती रहती। तो अगर कोई पूछेगा कि एसी की वैल्यू दिखाने के कितने तरीके हैं, तो हम बोलेंगे सब तरीके एसी की वैल्यू दिखाने, क्योंकि वो तो वैल्यू चेंज करता है यार। आप किसी ने बोला कि एवरेज 0 कैसे आ गया, तो एवरेज 0 ही तो आएगा, जितना प्लस में नंबर लाया उतना ही तो माइनस में लाया एक साइकिल में। लेकिन हाफ ईयर एवरेज 0 नहीं आएगा, क्योंकि अगर अपन हाफ का एवरेज निकाले इतने इतने का, तो वो फिर 0 नहीं आ रहा। इसका मतलब हम इसका हाफ ईयरली एवरेज निकाल सकते हैं। हम इसका जो है इंस्टेंटेनियस पूछ सकते हैं। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या, मैंने यहां पे टाइम बोला कि 3:32 पे बताओ, तो 3:32 पे हम यूं करके ऐसे लेके बता देंगे कि यहाँ पे जो भी वोल्टेज 3 वोल्ट या 6 वोल्ट जो भी लिखा होगा, उतना वोल्टेज होगा इस समय पे। तो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज यानी किसी पर्टिकुलर समय पे भी वोल्टेज निकाली जा सकती है। तो अगर किसी ने बोला कि अल्टरनेटिंग करंट को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, तो हम बोलेंगे 4 मेथड्स हैं हमारे पास। पहला इंस्टेंटेनियस, दूसरा एवरेज फॉर ए साइकिल, दूसरा एवरेज फॉर ए हाफ साइकिल, तीसरा आरएमएस वैल्यू। ठीक है, तो लिखें इसको, इसको मिटा रहा हूं मैं। इसमें लिखें डिफरेंट वैल्यूज ऑफ एसी, अल्टरनेटिंग करंट, different values of alternating current। पहला इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस करंट या वैल्यू, इसका फॉर्मूला ही अपन ने निकाला है I = I0 साइन ओमेगा टी, ओमेगा यानी 2π/t इंटू टी, या फिर I = I0 साइन 2π/N-t। ये वोल्टेज के लिए निकालोगे तो V = V0 आ जाएगा साइन ओमेगा टी। ये सब एक ही बात है। ये सारी क्या निकाल देती है, इंस्टेंटेनियस वैल्यू निकाल देती है। ठीक है, दूसरे नंबर पे एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, फुल साइकिल, फुल साइकिल, इसको बोलते हैं आई एवरेज फॉर फुल साइकिल। तो हमें यह पता है कि इट इज इक्वल टू 0। क्यों, क्योंकि आधी प्लस में, आधी साइकिल माइनस में, a + b/2 करोगे तो 0 आ जाए। नंबर 3
एवरेज वैल्यू फॉर हाफ साइकिल, हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू, तो इसको लिखेंगे आई एवरेज हाफ। आई एवरेज हाफ आती है 2/पाई ऑफ आई नॉट। ठीक है, कैसे आएगी बताऊंगा बाद। उसके बाद चौथे नंबर की जो वैल्यू है वो है रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू, इसको बोलते हैं आरएमएस, आई आरएमएस या वी आरएमएस, वोल्टेज भी लिख सकते हो। तो इसकी फॉर्मूला है आई आरएमएस इज इक्वल टू आई नॉट बाय रूट टू, आई नॉट बाय रूट टू। ठीक है, इस तरीके से चार वैल्यूज हो गई, इंस्टेंटेनियस, एवरेज, दिस एंड दिस। हाँ, एक और लिख सकते हैं अपन पांचवें नंबर पे, वो उसको बोलते हैं पीक वैल्यू। पीक वैल्यू का मतलब उस बच्चे का हाईएस्ट मार्क्स पूछ लो कि सारे टेस्टों में से किस में सबसे ज्यादा आए, तो वो पीक वैल्यू। जैसे इसकी ये पीक वैल्यू है, ये भी पीक वैल्यू, ये भी पीक वैल्यू है। ठीक है, ये माइनस में प्लस में, तो पीक वैल्यू को अपन लिखते हैं आई नॉट से। ठीक है, ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है जो यहां लिखी रहती है। ठीक है, तो इट इज द पीक वैल्यू, ये इसकी पीक वैल्यू। अब किसी ने पूछा कि ये पीक वैल्यू कैसे निकलेगी, तो पीक वैल्यू जो है वो आई आरएमएस में रूट टू का मल्टीप्लाई करने से निकलेगी, रूट टू इंटू आई आरएमएस। या फिर वोल्टेज पीक निकालना है तो रूट टू इंटू वी आरएमएस, वोल्टेज का रूट टू टाइम्स, ये निकलेगी इसकी पीक। ठीक, अब उसके बाद सवाल ये उठता है कि जैसे मैंने बोला कि भारत में 220 वोल्ट का करंट आता है, तो जब इतनी सारी वैल्यूज है तो इनमें से कौन सी वैल्यू बोल दी मैंने? इंस्टेंटेनियस बोली कि एवरेज बोली कि क्या? तो इंस्टेंटेनियस तो बोल नहीं सकता, उसके साथ टाइम एसोसिएट करना पड़ेगा। 3:10 पे कौन सी वैल्यू थी? इसका मतलब हमने इनमें से जो वैल्यू बोली है वो सबसे अच्छी वैल्यू होती है आरएमएस वैल्यू। ठीक है, सबसे सही रिप्रेजेंटेशन है, क्योंकि एक तो फुल साइकिल के लिए है, ये वाली तो क्या हाफ साइकिल के लिए होती है, तो आधा तो पता पड़ता ही नहीं है। हाफ ईयरली के पहले अच्छा पढ़ रहा था, बाद में पढ़ना बंद हो गया, तो हम थोड़ी सही रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं उसका। तो सही रिप्रेजेंटेशन तो इसी से मिल रहा है ना, फुल साइकिल का। दूसरे स्क्वायर करके अपन निगेटिव वैल्यू हटा रहे हैं। तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट, इसको तुम क्या करना, ये जो मैं यहां पे लिख रहा हूं इसको कॉपी में 10 बार लिखना। ठीक है, ईमानदारी से लिखना, 10 बार लिखने से याद हो जाएगा। अगर ये चीज तुमने गलत कर दी, ऐसी क्वेश्चन गलत हो जाएंगे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट नोट डाल रहा हूं मैं यहां पे। 20,000 का भी आता हो तो वो डाल लो, 2,000 का तो आता ही है। नोट क्या है, हिंदी में लिख रहा हूं, जो छपा हो वह आरएमएस होता है। जो छपा हो, बल्ब पे छपा हो, बैटरी नहीं, बाकी कहीं पे भी छपा हो, इसके ऊपर छपा हो, ट्यूबलाइट पे जो छपा हो या जो क्वेश्चन में छपा हो, ठीक है, वो आरएमएस होता है। अगर उसने नहीं बताया तो वो आरएमएस वैल्यू होती है इनमें से। ठीक है, तो वो जो नहीं बताया वो भी, या नहीं बोला हो तो। अब मैंने तुमसे पूछा कि मैंने बोला कि भारत की जो है वो 220 वोल्ट है, तो मैंने कौन सी बोली? तो मैंने बोली होगी आरएमएस, क्योंकि मैंने ये नहीं बताया ना कौन सी। तो जब नहीं बताया होता है तो वो क्या होती है, वो आरएमएस वैल्यू ही होती है। ठीक, अब एक क्वेश्चन बताएं, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इन इंडिया? बताएं क्वेश्चन, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इन इंडिया? इंडिया में वोल्टेज की इक्वेशन बताओ। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ वोल्टेज इन इंडिया? इंडिया में वोल्टेज की इक्वेशन बताओ। तो इक्वेशन तो वोल्टेज की ये होती है, पर इंडिया में बतानी है। इंडिया में बतानी है तो सबसे पहले यहां पे देखो, तुम्हें वी नॉट निकालना पड़ेगा, क्योंकि मैंने जो 220 वोल्ट बोला था और कुछ समझाया नहीं था, इसका मतलब वो वी आरएमएस था, और वी आरएमएस थोड़ी डलता है इक्वेशन में, तो वी नॉट डलता, मैक्सिमम वैल्यू। तो वी नॉट निकालोगे का इससे, √2 इंटू आरएमएस, तो √2 इंटू 220 वोल्ट, ये वैल्यू आएगी वी नॉट की इंडिया के लिए।
और √2 की वैल्यू होती है 1.414, उसमें 220 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 311 वोल्ट आएगा। मेरे कैलकुलेशन बहुत फास्ट नहीं है, मुझे रटा हुआ। तो V नॉट इक्वल टू कितना आ गया, 311 वोल्ट। ठीक, अब ये यहां पे क्या लिखा, V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो V इज इक्वल टू V नॉट की जगह क्या डालेंगे, 311 साइन ओमेगा, ओमेगा का फॉर्मूला 2πn होता है और भारत की फ्रीक्वेंसी 50। ठीक है, याद आ गई। n की जगह इस इक्वेशन में देखो, ये इक्वेशन 2πn, n की जगह 50 डाल दिया, इंटू स्मॉल टी, टी ही रहेगा, उसको चेंज नहीं करते। तो भारत की इक्वेशन आ गई 311 साइन 100 पाई टी। ये आ गई भारत की इक्वेशन। इसमें तुम टी डालोगे 1 सेकंड 2 सेकंड तो उस समय का वोल्टेज दे देगा। जैसे तुमने प्लग चालू किया टी बराबर 0 होगा, फिर उसके बाद जैसे जैसे 1 2 3 होता जाएगा वैसे वैसे यहाँ वैल्यू डालते जाओ, उधर साइड तुम्हें वोल्टेज मिलता जाएगा कि अब किस समय क्या वोल्टेज चल रहा है। लेकिन वो बहुत तेज होता है। ठीक है, 1 सेकंड में इतनी तेज होता है कि सामान्य आदमी उसको नहीं देख सकता, इंस्ट्रूमेंट से अपन मेजर कर सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये भारत की इक्वेशन हो गई। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए इसको, पॉज का बटन दबाएं, नोट कर लें। और नोट करने के बाद मुझे जरा अमेरिका की इक्वेशन लिख के बताएं वोल्टेज की, और यूके की तो यही होगी जो लिखी है, अमेरिका की लिख के बताएं। चलिए लिख ली क्या? तो अमेरिका की अगर इक्वेशन लिखेंगे तो आएगी V इक्वल टू, वहां पे वोल्टेज कितना बताया मैंने, 110। तो 110 अगर हुआ यानी इसका आधा हो गया, इसका आधा हो गया, तो 311 का भी आधा हो गया। 311 का आधा हो गया तो ये हो गया 311 का आधा। 2 1 जा 2, बचे कितने 11, 2 5 जा 10, बचे कितने 11, 2 5 जा 10, 155 करीब आएगा। 155 पॉइंट समथिंग साइन, यहां आएगा 60 इंटू 2, 120 पाई टी। ये आंसर आएगा यूएसए की इक्वेशन। इक्वेशन के फॉर्मेट में ही दिया रहता है, तुम देखना किसी का भी लैब मैनुअल खोल के देखना, कुछ नया कंप्यूटर टीवी कुछ भी खरीदा खोल के देखना, उसके अंदर इक्वेशन भी तुमको मिल जाएगी उस देश की। ठीक है, V इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी, इसकी इक्वेशन होती है। तो आज अपने को क्या पता पड़ा, अल्टरनेट करंट बनता कैसे, डायनामो से बनता है, गोल गोल घुमाते हैं, किसी भी चीज से घुमा लो, चाहे हवा से, चाहे पानी से, चाहे एटॉमिक एनर्जी से, उससे बिजली बनने लग जाएगी। जो बिजली बनेगी वो हमारे घरों में आएगी, जहां पे बनती है पावर प्लांट में वहां हाई वोल्टेज पे बना के भेजी जाती है। हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगा के यहाँ पे वोल्टेज कर लेते हैं। भारत में 220 वोल्ट, अलग अलग देशों में अलग होती है। फ्रीक्वेंसी जो वहां रहती है वही यहाँ रहती है, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, 50 हर्ट्ज ही आएगी। तो 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में इंडिया में चलाते हैं, उसकी एक इक्वेशन होती है। क्यों? क्योंकि वो ऊपर नीचे होती रहती है, तो उसको समझाना बड़ा मुश्किल होता है, तो इक्वेशन से समझा देते हैं। या फिर अपन ये बोल देते हैं कि एवरेज वैल्यू ले लो फुल साइकिल की, जो हमेशा 0 आती है, या फिर हाफ की एवरेज वैल्यू ले लो जो 2/π ऑफ आई नॉट आती है, या फिर अपन उसकी आरएमएस वैल्यू ले लें पूरे की जो कि आई नॉट बाय √2 आती है, तो उससे हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और जो कुछ भी छपा हुआ है किताब में लिखा है, अगर उसने मेंशन नहीं किया ये कौन सी वैल्यू है, तो तुम्हें उससे आरएमएस वैल्यू लेके चलनी है। और यदि कोई डिवाइस खरीदा तुमने, उसके ऊपर पढ़ा तुमने कितने वोल्ट का है, तो उसके ऊपर अगर कोई छपा हुआ है तो वो भी क्या होगा, वो आरएमएस वैल्यू होगी। ठीक है, चलिए अब इसके बाद नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।